देखो आज का अपना टॉपिक का नाम क्या है? कुकी मीटी कन्फ्लिक्ट। कुकी मीटी कन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुआ ये? मणिपुर। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत अपराइजिंग कन्फ्लिक्ट है। अपराइजिंग कन्फ्लिक्ट। आपसे हेडिंग वगैरह डाल दो, बाद में मैं आपको नोट दूंगा डिटेल, तो आप यू कैन राइट। अब देखो कुकी मीटी जो ये कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज्यादा अपराइजिंग है। ये कोई पहला कन्फ्लिक्ट नहीं है। अब देखो कुकी मीटी कन्फ्लिक्ट जो न्यूज में आ गया, सब जगह हेडलाइंस बटोर रहा, जब अपने को लगता है कि भाई कुकी मीटी कन्फ्लिक्ट ही है वहां पर, वैसा नहीं है। कुकी नागा कन्फ्लिक्ट भी है, बोडो कन्फ्लिक्ट भी है, दुनिया भर के वहां कन्फ्लिक्ट है, हर एथनिक कन्फ्लिक्ट चलता वहां पे। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट क्यों न्यूज में आ गया? क्योंकि ये इंटेंसिफाई हो गया और ये करंट में चल रहा, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई और बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। मणिपुर हाईकोर्ट पास ए ऑर्डर, उसमें उन्होंने ये बोला, ये मैं लिखा दूंगा आपको डिटेल नोट से, कोई दिक्कत नहीं है हेडिंग का। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में ये बोला कि मीटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए कंसिडर करो। मीटी कम्युनिटी जो है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए कंसिडर करो। उसके लिए, और ये कंसिडर अगर करना है तो उसमें करना पड़ता है 6 शेड्यूल में डालना पड़ता। कौन से? 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 6 शेड्यूल यानी क्या रहता? जो भी ट्राइब्स रहते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना रहता है उनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिलती है। अगर उस शेड्यूल में डालते तो उनको एक अलग से राइट्स प्रिविलेजेस मिलते, ठीक है। उसको बोलते हैं 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जब हम देखेंगे, लेकिन उसमें इतना फिलहाल याद रखो। अब वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट डाल सकता है क्या? नहीं। अथॉरिटी किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या बोला? मणिपुर हाईकोर्ट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को, आप सेंटर को रिकमेंड करो 4 हफ्तों के अंदर, विद इन 4 वीक्स, टू ग्रांट स्टेटस टू दी मीटी कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। मीटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करने बोला। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां तक कि क्लियर हुआ सबको क्या मेन था? अब मुद्दा ये है, फिर इशू क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुई, उसको अपोज किया कुकीज ने। किसने? कुकीज ने उसको अपोज किया। कुकीज ने अपोज करने के बाद में अपोज करने के लिए उसके लिए एक मार्च निकाला। उसका मार्च का नाम था ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। मार्च निकाला, उसका नाम था ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च, ये याद रखना, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च प्रीलिम्स के किस कॉन्टेक्स्ट में था वो, ठीक है। लिखना है देखो, वैसे तो मैं सब लिखाने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च, ये किसने निकाला? ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने। अब वो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन नाम तो है, लेकिन उसमें जो मेजोरिटी प्रोपोर्शन है वो है कुकीज का। उसमें वो ग्रुप जो है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, उसमें कौन है? कुकीज ज्यादा है। कुकी भी एक अलग ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप, वो ज्यादा है। तो उन्होंने निकाले, वो अगेंस्ट में थे, क्योंकि एसटी स्टेटस किसको देने की? मीटिंग, ठीक है। अब वो वायलेंस ऐसा वैसा वायलेंस नहीं हुआ, उसमें 54 लोगों की डेथ हुई। कितने? 54 लोग हुए। उसमें सबसे बड़े एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एक ऑफिसर था, उसको घर से बाहर निकाल के मारे। एक ऑफिसर को, आईआरएस को घर से बाहर निकाल के मारे। एक एमएलए था कुकी का। अब ये देखो, वायलेंस हो गया, बराबर है। मीटी कम्युनिटी पे इन लोगों ने अटैक कर दिए मार्च के दौरान। उसके लिए फिर रिटेलिएटरी अटैक हुआ। अब इन्होंने लिए तो भाई वो तो बदला लेंगी, फिर उन्होंने बदला लिए। उन्होंने बदले में क्या करे, जो उनके एरिया का एक कुकी का एमएलए था, कुकी कम्युनिटी का एमएलए था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं एमएलए पे, एक आईआरएस ऑफिसर पर अटैक हो रहा है, यानी कितना सीरियस इशू हो गया होगा। वो कॉमन मैन तक के नहीं था, वो बहुत ऊपर तक के पहुंच गया था। लोगों की सबकी परिस्थिति आ गई कि भाई डू और डाई। ऑफिसर्स, एमएलए सबको मार रहे थे। एक सोल्जर की डेथ भी हो गई उसमें, कमांडो की डेथ भी। आया समझ में? अब इससे आप ये समझिए कि इशू क्या था, ठीक है। ऑनलाइन यहां तक के सभी को समझा? ठीक है, अब आगे देखते हैं।
पहले अपन बैकग्राउंड देखते हैं मणिपुर क्या है, फिर अपन डिटेल देखेंगे क्यों क्या और क्यों ऐसा एसटी स्टेटस की बात कहाँ से है, ये अपोज क्यों कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उससे हम वो डिटेल अभी देखेंगे। पहले देखते हैं अपन मणिपुर कहाँ से है, मणिपुर क्या है। मणिपुर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। मणिपुर क्या था? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे, प्रीवियस वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर्स। प्रिंसली स्टेट यानी क्या होगा? दोस हु रूल्ड बाय द किंग्स, किंगशिप्स, डायनेस्टीज। तो सेंचुरीज से मणिपुर प्रिंसली स्टेट्स रहा है। अब वो प्रिंसली स्टेट्स रहने के बाद में भी जब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया चल रहा था तो मणिपुर का भी इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन मणिपुर का पूरा प्रिंसली स्टेट्स का जो पूरा ऑटोनॉमी थी, जैसा बोल सकते हैं ऑटोनॉमी, प्रिंसली स्टेट तो हट गया था लेकिन ऑटोनॉमी पूरी कंप्लीट हटी नहीं थी। लेकिन 1972 में मणिपुर को कंप्लीट स्टेटहुड का टैग लग गया। कंप्लीट स्टेटहुड यानी जैसा अभी महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, वैसा स्टेट कौन बन गया? मणिपुर। कब? 1970। यहां तक क्या हो गया? क्लियर? ठीक है। अब मणिपुर का स्टेट, लेकिन अब मणिपुर जो मणिपुर ऐसा नहीं, अब देखो उसको थोड़ा समझो, उसकी ज्योग्राफी कैसी थी। मणिपुर जो अभी प्रिंसली स्टेट से अपन ने स्टेट में कन्वर्ट किया, तो अभी स्ट्रिक्ट बॉर्डर हो गए उसके, कुछ अभी नैरो बॉर्डर्स हो गए, अभी कुछ एरिया, लेकिन पहले परिस्थिति ऐसी नहीं थी। पहले ऐसे बॉर्डर्स नहीं थे, बहुत ओपन बॉर्डर्स थे उसके। तो जब प्रिंसली स्टेट्स था, जो म्यांमार है, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, बर्मा का भी पार्ट मणिपुर में आता था। कौन सा पार्ट? बर्मा का। बर्मा का पार्ट आता था, मतलब मणिपुर जो भी इंडिया में है उस पर तो रूल प्रिंसली स्टेट था ही, और साथ में वो एक्सटेंड कहाँ होता था? बर्मा तक के, जो म्यांमार है। आप मैप देखोगे समझ जाएगा, वो बॉर्डर स्टेट है मणिपुर का। तो उसको जो लग के एरिया है उस पर भी वो रूल करता था, कुछ पार्ट में बर्मा के। अब आप इससे समझ सकते हैं, अगर रूल कर रहे हैं तो कुछ तो कल्चरली सेम होंगे, सिमिलर होंगे, उनकी एथनिसिटी सेम होंगी। उनका सिमिलर ये था, बर्मा में कुकी लोग बहुत ज्यादा है, म्यांमार में कुकीज कम्युनिटी के लोग बहुत है, कुकी कम्युनिटी ट्राइब्स काफी है। और जो म्यांमार है और मणिपुर है, अभी जो प्रेजेंट मणिपुर है और म्यांमार है, उसके बीच का जो एरिया है वो ज्यादा हिली एरिया है। कौन सा एरिया है? हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया। और कुकी ट्राइब्स ज्यादा फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रहते हैं। बाद में क्या हुआ, जब बॉर्डर हुई, जब डिमार्केशन हो गया बाउंड्री का म्यांमार में और इंडिया में, तो उसमें क्या हुआ, जो बॉर्डर हुई तो जो हिल्स थी वो बीच में से, आसपास से बीच में से उसके बॉर्डर निकल गई, तो कुकी ट्राइब थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब कुकी की परिस्थिति ऐसी हो गई, वो ना इधर के ना रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। क्यों नहीं रहे? म्यांमार का बोलना था तो कुकी वहां के, यहाँ के थोड़ी ना है, और इधर के लोग बोलते क्योंकि वहां के, यहाँ के नहीं है। तो कुकी थोड़े से बीच में अटक गए, थोड़े इधर हो गए, थोड़े उधर हो गए। जैसा इंडिया पाकिस्तान की जब बॉर्डर हुई थी, तो कुछ मुसलमान को जैसा वहां से बोल के हकाल रहे थे तू काफिर है, तू वहां का है, यहां से हकाल रहे थे क्योंकि भाई तुम्हारे लिए मुसलमान का देश हो गया, मुस्लिम कंट्री स्पेशल होगी तो आप उधर जाओ। तो मुस्लिम कहीं के रह गए थे क्या? कुछ मुस्लिम, स्पेशली कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी थी, वो लोग ना इधर पाकिस्तान के रहे ना इंडिया के, पाकिस्तान गए थे उनको काफिर बोलते थे, इंडिया में आए तो उनको बोलते थे भाई तुम्हारे लिए जब स्पेशल मुस्लिम स्टेट बना हुआ है तो आप वहां जाओ। भाई उसी टाइप की कुकी की जैसी कुकी कम्युनिटी की कुछ परिस्थिति होगी, उसी टाइप की कुकी कम्युनिटी की कुछ परिस्थिति होगी। क्या होगी कि भाई वहां पर म्यांमार का था कि बॉर्डर गिर गई, उनका ऐसा बोलना था कि यहाँ पर इनका ज्यादा है नहीं कुकी का, कुकी ज्यादा उस साइड में रहनी चाहिए, और पहली म्यांमार छोटा है तो उनको लग रहा पॉपुलेशन रहेंगे और ज्यादा, पहली बेनिफिट्स कम, पहली पुअर कंट्री तो उसमें और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो हमारे लोगों को ही कम है तो इनको क्यों देंगे, ऐसा किसने सोचा? म्यांमार गवर्नमेंट। और उधर से इधर से तो इशू चल ही रहा था। ठीक है, अब देखो जब मणिपुर को इंटीग्रेट किए थे 1972 में, कंप्लीट इंटीग्रेशन के बाद में वहां से इंसर्जेंसी चालू हुई। क्या चालू हुई? इंसर्जेंसी यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, इंसर्जेंट यानी ऐसे ग्रुप जो बोलते हैं कि भाई हमारे को हमारी स्टेट, हमारा एरिया अलग करके दो, उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी चलती, वो क्या डिमांड करते थे कि भाई जम्मू कश्मीर इंडिया से अलग कर दो, फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस। वैसे इधर काफी इंसर्जेंट ग्रुप तैयार हो गए, जैसे उसमें कुछ एग्जांपल है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी नेशनल आर्मी,
ये कुछ इंसर्जेंट्स ग्रुप 1972 के बाद में तैयार हो गए और ये बहुत इंटेंसली लग गए कि मणिपुर को कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, कुछ कंट्रीज कुछ इंसर्जेंट ग्रुप ऐसे बोल रहे थे कि उसको फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस दे दो मणिपुर को। कुछ इंसर्जेंट ग्रुप ऐसे बोल रहे थे कि भाई मणिपुर को ऑटोनॉमस स्टेटस डिक्लेयर कर दो विद इन इंडिया, जैसे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद में परिस्थिति अलग हुई, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के पहले वहां परिस्थिति क्या थी, उसको ऑटोनॉमी बहुत थी। बाहर वाले वहां जाके लैंड नहीं परचेस कर सकते थे, अभी तो भी खरीद सकते, बट पहले वहां पर जाके कोई लैंड नॉन जम्मू कश्मीर का बंदा वहां जाके, नॉन रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का वहां जाके लैंड परचेस नहीं कर सकता था। अगर कोई वहां की लड़की बाहर वाले से किसी शादी कर रही तो उसके राइट्स डिसॉल्व हो जाते थे पूरे प्रॉपर्टी से। तो ऐसे कई चीजें थे जिससे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। जम्मू कश्मीर भले इंडिया का पार्ट था, लेकिन उसको इंडिया का पार्ट कभी कंसिडर किया ही नहीं जाता था, साइकोलॉजिकली स्पेशली। बराबर है। इंडिया में रह के भी इंडिया से दूर था, बोलते मेरे नजदीक रह के भी दूर है, मेरे पास रह के भी दूर है, वैसा किस्सा था। जम्मू कश्मीर इंडिया के पास रह के भी दूर था, समझ में। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद में सिनेरियो कुछ चेंज हो गया। तो जब पहले एक इतनी बड़ी मतलब सिरदर्दी हमारे पीछे लगी है, जिसको हटाने में इतना 70 साल लग गए, तो वापस ये नई सिरदर्दी चालू कर सकेंगे क्या हम? इसको अगर ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिए तो वापस से वो अलग हो जाएगा, वो अलग ही राइट रहेंगे, अलग कंट्री जैसी अपना बिहेवियर रखेंगे। इंटीग्रेट हो पाएंगे कि मेन स्ट्रीम इंडिया से? नहीं हो पाएंगे। जब ऑटोनॉमस दिया तो इसका मतलब भाई तुम कुछ अलग हो पूरे देश से। इसीलिए गवर्नमेंट वॉज वेरी मच अपोज टू दी स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस का सवाल ही नहीं आता, लेकिन ऑटोनॉमी के भी गवर्नमेंट एकदम अपोज होती। समझ में आया यहां तक के? अब इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। कुकी नेशनल आर्मी, कुकी ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने बोले कि हमारे को होना ही एक तो इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनॉमी। और उधर से था, और वो लोग अच्छा कुकी पे डिमांड क्या कर रहे थे, कुकी लैंड क्या डिमांड कर रहे थे, कुकी लैंड। जैसे कि बोडो लैंड है आसाम में, आसाम जो स्टेट है वहां पर बोडो लैंड है। अब बोडो लैंड बोल के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है, बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल के एक एरिया है वहां पे, उसको स्पेशल ऑटोनॉमी दिया हुआ है। उसके कोर्ट्स अलग, उसका पंचायत अलग, उसके राइट्स अलग, उसका एरिया का हर चीज अलग, सब कुछ अलग रेस्ट ऑफ द पार्ट से। क्यों दिया था? क्योंकि बोडो जो कम्युनिटी थी, जैसा यहाँ पर कुकी है वैसे बोडो कम्युनिटी को राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुकी ने ऐसा बोली कि जैसे बोडो के लिए बोडो लैंड है, वैसे कुकी लिए कुकी लैंड होगा। समझ आया? जैसे बोडो के लिए बोडो लैंड है, कुकी के लिए कुकी लैंड है। हमारे को भी हमारी ऑटोनॉमी चाहिए। कहाँ पे? हिल्स एरिया में, जो मणिपुर की हिल एरियाज है वहां पर हमारे को ऑटोनॉमी दे दो। लेकिन वो ऑटोनॉमी देने के लिए कई क्राइटेरिया रहते हैं, बहुत एमरजेंट इशू लगता, बहुत माइनॉरिटी है तब दिया जाता। कुकी को वो स्टेटस गवर्नमेंट ने कभी दी नहीं, भले रिजर्वेशंस बहुत ज्यादा है उनको मणिपुर में, लेकिन ट्राइबल का स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि कुकी जो कम्युनिटी है एकदम कम नहीं है, वहां 25% है। पूरे मणिपुर की जो पॉपुलेशन है उसकी 25% कंस्टिट्यूट्स कुकी ट्राइब्स। 25% आबादी को पूरा कुकी लैंड दे देंगे तो वो डिवीजन ऑफ ऑलमोस्ट इट विल बी डिवीजन ऑफ द स्टेट। डिवीजन ही हो जाएगा वो दो हिस्से में। छोटा एरिया रहा, बहुत माइनॉरिटी रही, बहुत ही ज्यादा इमरजेंट नीड आ गई प्रोटेक्ट करने की तो बात अलग है। तो वो एकदम माइनॉरिटी भी नहीं है, वो 25% पॉपुलेशन नहीं क्या? अब 28 से 30 लाख कुछ उनकी पॉपुलेशन है मणिपुर की, अब उसमें से 25% है, मतलब कितना हो गया? 7-8 लाख, 7-8 लाख बराबर है। तो ऐसा है, तो इसीलिए उसको दिए। अब ये इससे क्या होगा? फिर नाराजी आ गई। जैसा कुकी लैंड डिमांड कर रहे थे, वैसे नागालैंड ने नागास ने ग्रेटर नागालैंड डिमांड किया। क्या डिमांड किया? एक नागा ग्रुप भी है, नागास। नागालैंड और मणिपुर जो है बॉर्डर स्टेट है। अपने मैप्स देखा करो, इसलिए मैं बोलता, आपको भी बता दूंगा, अभी मैं कल परसों टाइम टेबल तो आपको बता दूंगा कैसे मैप रीडिंग करना होगा, तो आ जाएगा समझ में कौन सा स्टेट है।
मणिपुर को नागालैंड स्टेट बॉर्डर करता। जैसा मैंने बताया कि म्यांमार जो पहले बर्मा था, म्यांमार और मणिपुर का कुछ एरिया कॉमन था, तो उसमें कुकी डिवाइड है दोनों एरिया में, कुछ इधर चले गए कुछ इधर। वैसे ही नागालैंड और मणिपुर अलग अलग होने की वजह से क्या हुआ, नागा जो ग्रुप है, नागा जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो दोनों भी एरिया में आ गई। बेसिकली वो नागालैंड की थे, लेकिन नागालैंड का कुछ एरिया जब बॉर्डर करे तो वो किस में आ गया, मणिपुर में। तो कुछ नागा जो ट्राइब्स है वो कहां पे आ गए, मणिपुर में। नागा भी वहां पर 15% है, मणिपुर में भी कितने, 15%, मतलब हेवी प्रोपोर्शन है 15% में, 15% पूरे पॉपुलेशन का रहना है, नहीं अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। अब वो बोलते हैं हमारे को ग्रेटर नागालैंड दो। ग्रेटर नागालैंड यानी क्या, ग्रेटर नागालैंड यानी नागालैंड तो ही और साथ में मणिपुर, आसाम और कोई भी स्टेट के जिसमें जिसमें नागा ग्रुप है वो सब मिला के हमारे को ग्रेटर नागालैंड कर दो। फिर गवर्नमेंट ने पूछे जो बाकी स्टेट है उनका कैसा, फिर बोले उनको हम डिवाइड, उसकी बाउंड्री वापस से रीडिमार्केट करो। क्या बोले, रीडिमार्केट करो और हमारे को ग्रेटर नागालैंड दो। ग्रेटर नागालैंड पे देखी ही बात नहीं रुकती उनकी। ग्रेटर नागालैंड को एक तो दो ग्रुप उसमें भी डिवाइड होते हैं, एक बोलते हैं हमारे को सेपरेट कंट्री दे दो ग्रेटर नागालैंड की, या फिर ऑटोनॉमस स्टेटस दे दो। ऐसे अतरंगी बातें करते, कभी एक्सेप्ट होने वाली है ऐसी डिमांड। डिमांड कभी भी ऐसी करना, याद रखना कि जो जायज रहे। नाजायज डिमांड भी है, नाजायज भी रहे, लेकिन कम से कम यार कि कन्विंसिंग रहे। इनकी डिमांड जो थी कंप्लीट नाजायज थी, कहीं से भी वो कन्विंसिंग दूर दूर तक के, प्लस इनकन्वीनियंस, वेरी गुड, नाजायज प्लस इनकन्वीनियंस। समझ में, अगर कभी हम उनको दे दे कुकी लो, नागा लो, XYZ और भी दुनिया भर के वहां एथनिक कम्युनिटीज है, उनको ट्राइबल्स को उनको देते, तो इससे होगा क्या नुकसान, इससे होगा इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। कंट्री विद इन द कंट्री, कंट्री विद इन द कंट्री। हमने जो इतना इंटीग्रेशन के टाइम पे लड़े, वल्लभ भाई पटेल ने इतना इंटीग्रेशन के टाइम पे लड़े, हैदराबाद को अपोज किए, भोपाल को अपोज किए, जूनागढ़ को अपोज किए, इसलिए किए थे क्या कि कंट्री विद इन द कंट्री बनाना पड़े। साम दंड भेद सब इस्तेमाल कर दिए थे उस टाइम पे, हम इतना आसानी से दे सकते क्या। और ऑटोनॉमी भी क्यों दे भाई, जब राइट्स हम तुम्हारे को दे सकते हैं, तुम अपलिफ्ट, हम उसके लिए अलग से राइट्स दे सकते हैं, हम आपको रिजर्वेशन दे सकते हैं, दुनिया भर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसिलिटी दिया। पूरे स्टेट को ऑटोनॉमी देना ये जायज बात नहीं है, क्योंकि इफ यू आर गिविंग ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, दिस फैक्ट्स इटसेल्फ asserts that the interest of that particular state is different from rest of the party। समझ रहे हैं, अगर आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं मतलब उसको एक अलग से अपना अधिकार दे रहे हैं, उसको एक अलग से प्रोटेक्शन पूरे स्टेट को अगर दे रहे हैं, अलग से अलग, पूरे कंट्री को जो नहीं है तुम उसको दे रहे हैं, तो उससे क्या मतलब समझ रहा कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट पूरे कंट्री के इंटरेस्ट से अलग है और तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो तुम बाकी कंट्री की वजह से तुम्हारे ऊपर नुकसान होगा, मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री की वजह से तुम्हारे ऊपर कुछ इंपैक्ट होंगे नेगेटिव। अल्टीमेटली ऑटोनॉमी स्टेटस से इंडिपेंडेंस के स्टेटस पे जाने को टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ऑटोनॉमी का स्टेटस तुमने ये तो प्रूफ कर दिया कि भाई जो हमारे को ऑटोनॉमी दे रहे हैं वो तो खुद ही मानते कि हमारा इंटरेस्ट बाकी कंट्री के इंटरेस्ट से अलग है, तो एक ग्राउंड में नहीं जाता सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री या इंडिपेंडेंस मांगने का उनको, इसीलिए वो दे सकते। ट्यूमर है तो उसको छोटा है तो वहीं काटना है, तो बढ़ गया तो फिर पूरा पार्ट काटना पड़ता। सही है गलत है, तो इसीलिए उसको दवाई पहले ही देना जरूरी है, तो इसलिए वहां पर रोक दिया। आसपास उसकी दवाई है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वो है जब डिस्टर्ब एरिया किसी को डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टर्ब एरिया, मतलब जो डिस्टर्ब है वो वहां पर आसपा लग जाता, आसपा लगने के बाद में वहां किसी की नहीं चलती, एक ही चलती, मिलिट्री बोलती उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, शूट एट साइट का ऑर्डर रहता। क्या रहता? शूट एट साइट। अगर कुछ भी उनको पंगे दिखे, उनको कुछ हलचल दिखी तो शूट एट साइट और फुल
ऑटोनॉमी रहती उनको, मिलिट्री को। फुल मिलिट्री को फ्रीडम रहती, फुल फ्रीडम रहती किसको? मिलिट्री को, एक्शंस लेने के लिए। अरेस्ट कर सकते, कोई एफआईआर नहीं चलती वहां पे, वहां किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चलता, सिर्फ आर्मी रहती है। इट इज सिमिलर लाइक मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल नहीं है वो उसमें फर्क होगा, लेकिन वो मिलिट्री रूल जैसे ही प्रिटेंड करता, प्रिटेक्स्ट जो करता वो थोड़ा थोड़ा क्या करता, रिसेंबल मिलिट्री रूल जैसा। समझना? और वो क्यों करते? सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर। अभी जो मणिपुर में वायलेंस हुआ, वो एरिया का नाम क्या था? चूरा चांदूर ऐसी कुछ तो एरिया थी, शायद है लिखा उसका नाम, हाँ वो ये चूरा चांदूर बोल के एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मणिपुर में, चूरा चांदूर के एरिया में ये हुआ। मिलिट्री ने पूरा टेक ओवर कर लिया उसको, पूरा कंट्रोल ले लिया उसका। अभी करंट में पूरा कंट्रोल में लाने के लिए उसको कंट्रोल में लेना जरूरी था। अब मिलिट्री अपने हिसाब से उसको हैंडल कर रही है, कई हद तक के वो कंट्रोल हो गया है। कंप्लीट कर्फ्यू है वहां पर, क्या है? कंप्लीट कर्फ्यू। कर्फ्यू यानी बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है। इसलिए बीमारी का इलाज क्या है? इंसर्जेंसी के आसपास। मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया कब डिक्लेयर किया? मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया 1980 में, और वहां से उस टाइम से अभी तक के वहां आसपा लगा हुआ है। रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां से कुछ एरिया से आसपा रिमूव कर दी, कुछ एरिया से आसपा वहां से रिमूव कर दी कुछ ही दिन पहले, और वापस से आसपा लगाने की कंप्लीट जरूरत पड़ गई। वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, वैसी बात है। अब बताओ, वो बोल रहे थे पूरे मणिपुर से आसपा हटाओ, क्यों हटाएंगे? वो सब प्रूफ है, जरा सा आसपा हटा दिया तो तुम ऐसे मस्ती कर रहे हैं। हाँ यही हो गया ना, जरा सा आसपा हटा दिया तो तुम मस्ती कर रहे हैं। वापस से मतलब लगाए हो तो आसपा सही था। 2005 में क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था, ट्राइपराइट एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, तीन स्टेक होल्डर्स के बीच में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में, जैसे कुकी नेशनल आर्मी और भी इंसर्जेंट ग्रुप के बीच में। वो था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। एग्रीमेंट कौन सा था? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव है उस एग्रीमेंट का? उस एग्रीमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि भाई हम स्ट्रिक्ट ऑपरेशन कोई मिलिट्री करेंगे नहीं, पुलिस फोर्स करेंगे नहीं वहां पे, और साथ में जो ट्राइब्स या इंसर्जेंट कम्युनिटी है वहां पे, वो भी कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज कुछ भी नहीं करेंगी, और जो रहेगा उनके बीच में एमिकेबल सेटलमेंट के चांसेस रहेंगे। एमिकेबल सेटलमेंट यानी सुलह होने के चांसेस रहेंगे, और वो लोग जल्द से जल्द सेटलमेंट पे रीच करने की कोशिश करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। आया समझ में? 2005 में वहां सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ था तीनों स्टेक होल्डर्स में, ट्राइपराइट एग्रीमेंट। समझ में? उसके बाद में पूरा रीच हुआ। अभी 2023 में, अभी इसी साल मार्च में, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करी कि हम कुछ इंसर्जेंट ग्रुप के साथ में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एग्रीमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पीछे ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एग्रीमेंट जब तक के रहेगा, जब तक के वो एक्शन स्टेट गवर्नमेंट उन पे ले नहीं सकती, उस ग्रुप पे, इंसर्जेंट ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, जो भी जिसके साथ हुआ है, तो उसके ऊपर एक्शन ले नहीं सकती। और क्यों उन्होंने फिर विड्रॉ करने की बात की? क्योंकि उनको एक्शन लेना है। और लेना क्यों है? वो लेना इसलिए क्योंकि वो कुछ ग्रुप्स ने फॉरेस्ट के लैंड के ऊपर एनक्रोच किया। क्या किया? फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एनक्रोच किया, और साथ में फॉरेस्ट के इसमें ग्रुप्स में एजिटेशन को इंसाइट कर रहे हो। एजिटेशन यानी कि मतलब आंदोलन करो, मोर्चे निकालो, उत्साह रहे किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। समझ में आना? इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? मार्च 2023 में, अभी की अपडेट बता रहा आपको, 2005 से लिंक करके बता रहा, 2005 में एग्रीमेंट था, लेकिन अभी की अपडेट ये है कि उसमें कुछ ग्रुप्स के साथ में, 2 या 3 ग्रुप्स के साथ में स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट।
समझ में आया यहाँ तक कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन याद रखना प्रीलिम्स के लिए। अब ये है मणिपुर का स्टेटस। अभी जो हमने देखा मणिपुर आके आप सबको समझ में वहां के कैसे इश्यूज चल रहे हैं, पॉपुलेशन भी देखी हमने। अब मीटी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मीटी क्या है? मीटी एक एथनिक कम्युनिटी है जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मणिपुर में जिसका है। 53% ऑफ पॉपुलेशन किसकी है वहां पर? मीटी कम्युनिटी की, मीटी एथनिक कम्युनिटी की। अब मीटी एथनिक कम्युनिटी सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते। मीटी एथनिक कम्युनिटी में जैसा मीटी पंगाल्स रहते हैं, मीटी पंगाल्स, PNGALS, मीटी पंगाल्स एक ग्रुप है, उसमें वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता, और बाकी जो मीटी है वो वैष्णवाइट कल्ट को फॉलो करते। वैष्णविज्म रहता ना, वैष्णविज्म, विष्णु को फॉलो करते, उसको फॉलो करते। एक शैवाइट रहता है, एक वैष्णवाइट रहता है। हिंदू में दो रहते हैं ना, एक शैवाइट और एक वैष्णवाइट। शैवाइट यानी शिव जी को फॉलो करते, वैष्णवाइट यानी जो विष्णु को फॉलो करते। तो ये किसको फॉलो करते? मेन जो है वहां का मीटी ग्रुप वैष्णवाइट को, और मीटी पंगाल्स इस्लाम। और पूरे मीटी में मीटी पंगाल्स 8% है। पूरे मीटी में मीटी पंगाल जो है 8%। ऐसा नहीं है उनमें डिस्प्यूट नहीं है, मीटी में भी डिस्प्यूट है। 1993 में बहुत बड़े राइट्स ब्रोक हुए थे वहां पे। देयर वर मेजर राइट्स इन 1993, बहुत बड़े राइट्स हुए थे। किसके बीच में? मीटी और मीटी पंगाल्स के बीच में। ऐसा मतलब वहां इतनी खिचड़ी है ना नॉर्थ ईस्ट में। खिचड़ी कैसी रहती? खिचड़ी बनाते जो मिल रहा वो डाल देते, सब्जी सुबह की, शाम की, कल की, परसों की, जो तरकारी है वो डाल देते। कोई फिक्स मेन्यू है क्या उसका? कुछ फिक्स रेसिपी रहती है खिचड़ी की? नहीं, वैसी नॉर्थ ईस्ट है। मीटी जो है उसको नॉन ट्राइबल कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है अभी करंटली? नॉन ट्राइबल। अभी जो इसीलिए स्टेट ने, हाईकोर्ट ने बोला ना कि उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, तो क्योंकि अभी उसको क्या कंसिडर किया जाता? नॉन ट्राइबल। अब देखो अगर अपन लोकेशन देखें, मीटी, कुकी, नागा, ये 3 कम्युनिटी मेजरली वहां पर कहां पे अपने पूरे मणिपुर में है मेजरली। कुकी और नागा जो है वो हिल एरियाज में, पहाड़ों में। जैसा पहाड़ों में ज्यादा कौन रहता? कुकी और नागास। और वैली जो है इम्फाल, जो से मणिपुर की कैपिटल कौन सा है? इम्फाल, वहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं मीटी। समझ लो, इम्फाल जो वैली है वहां पर कौन रहता? मीटी ज्यादातर मोस्टली। और हिल एरियाज में मोस्टली कौन रहता? कुकी और नागास। अब वैली रीजन वाले ज्यादा प्रॉस्परस रहते हैं या हिल एरियाज वाले? वैली वाले। प्लेन एरियाज, मतलब प्लेन एरियाज वाले ज्यादा प्रॉस्परस रहते हैं, हिल एरियाज वाले? प्लेन एरियाज। पहाड़ में जो रहते हैं पहाड़ी लोग रहते हैं। समझ में आ रहा? एक जगह से दूसरी जगह। तो जो प्लेन एरियाज में मीटी रहते हैं वो ज्यादा प्रॉस्परस है, ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा कंपेरेटिवली रिचर है देन कुकी और नागास। इसीलिए ये भी एक जेलसी पॉइंट है आपस में, कॉम्पिटिटिव पॉइंट है आपस में। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, नागा और कुकी के आपस में कभी जमती नहीं। नागा और कुकी के आपस में कभी जमती नहीं। अभी से नहीं, कई सालों से, इंडिपेंडेंस के पहले से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, नागा और कुकी से। जैसे कि 90s में वहां पर उनके बीच में राइट्स भी हुए थे। और क्यों हुए थे? रीजन क्या था? ग्रेटर नागालैंड और कुकी लैंड के कॉन्सेप्ट में क्लैश हो रहा। कैसे हो रहा? ग्रेटर जो कुकी लैंड है, कुकी लैंड के जो ये बोलते कि हमारा कुकी लैंड है, जो हम जैसे जो एरिया को बोल रहे हैं ये लोग कुकी, इसको कुकी लैंड बनाना है। 2-3 स्टेट के एरियाज मिला के, म्यांमार का कुछ एरिया या और 2-3 स्टेट के इंडिया के मिला के उसको कुकी लैंड बना। उसमें कुछ नागास लोग रहते हैं। तो इनका ऐसा बोलना है जो कुकी लैंड बनने वाला है उसमें नागास क्यों रहते हैं हिल एरियाज में? ये हमारा एरिया है। किसका बोलना है? कुकीज का। और वैसे ही ग्रेटर नागास का क्या बोलना है? जो ग्रेटर नागालैंड ये बोलते बनाना है उसमें कुकीज रहते हैं। तो ये बोलते जो ग्रेटर नागालैंड बनने वाला है उस वो एरिया में कुकी क्यों रहते हैं? उनका राइट ही नहीं है इसमें। तो इस बात को लेके दोनों में क्लैश है, ग्रेटर नागालैंड वर्सेस कुकी लैंड। समझ में आया यहाँ पे? क्लियर हुआ? कोई डाउट? अच्छे समझा? तो कुकी लैंड और ग्रेटर नागालैंड के कॉन्सेप्ट में क्लैश है, तो बहुत सीरियस क्लैश है। उनका मेन जो आइडियाज में कंफ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग देखो, मीटी का जो इश्यू है दोनों उसमें एक है।
मीटी का जो इशू है दोनों उसमें एक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एनिमीज एनिमीज फ्रेंड। लेकिन आप एक चीज देखो, ये इशू दूसरा किससे मिलता मालूम है आपको? खालिस्तान से। खालिस्तान को सपोर्ट करता पाकिस्तान, जबकि खालिस्तान और पाकिस्तान का आपस में इंटरेस्ट क्लैश होता। क्यों होता? क्योंकि जब बंटवारा हुआ था, जब डिवीजन हुआ था, तो उसमें से कई जो मेजर जो सिख एरिया जो गुरदासपुर इधर आ गया, तो नानक साहब की गुरुद्वारा कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। इसको लेकर रंजिशें रही है। और जब जिस दिन पार्टीशन हो रहा था उस दिन सबसे ज्यादा अगर राइट्स बीच में हुए थे तो हुए थे मुस्लिम्स और सिख्स के बीच में हुए थे ज्यादा कंपेरेटिवली। आपस में है नहीं, दुश्मन है वो। लेकिन खालिस्तान को अलग करने के लिए पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट कर। समझ में आया आपको? तो क्या रहता बेसिकली आइडियाज कि तुम्हारे को एक, इसको स्ट्रेटेजिक बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक आइडिया। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटेजिक आइडिया। अबे हमारा अगर कोई दुश्मन है, उसका अगर कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उसका दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम्हारा इमीडिएट थ्रेट है, पहले इसको एलिमिनेट करो, समझदारी उसमें, फिर बाद में उसको निपटते बैठो लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर तुमने उससे टाई अप नहीं करे इसके खिलाफ, तो ये तुम्हारे को थ्रेट देगा इमीडिएट, बाद में वो भी बन सकता है। इसलिए पहले उसके साथ हो, इसको एलिमिनेट करके बाद में उससे चलने दो लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्ट्रेटेजिक है। ये लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, इसको समझ, कोई भी कंट्री में फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों ने इस टाइम पे डिसाइड करी। आया समझ में? किसने? कुकी और नागास ने। पहले मीटिंग यही सोच रहे थे कि ये साथ में कैसे आ रहा है। एक को निपटना आसान था, दोनों मिलके बन गए 40%, 25 या 15, ये 40, ये 53 है। समझ में आया? इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इशू वहां हो गया है। ऑनलाइन आया सभी को समझ में यहां तक के? काफी डिटेल देख रहे हैं अपन, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी कॉन्सेप्ट हो जाए। कंफ्यूजिंग है मीटिंग का, वैसे आप देखेंगे तो समझेंगे नहीं क्या हुआ है बोल के। जो अपन देख रहे हैं, इसने उसको मारा, उतने लोग मरे, पर हुआ क्यों, क्या है रीजन, बहुत जरूरी रह रहा जानना। ठीक, समझ रहे आपको कोई डाउट? अब बात यह है कि एसटी का स्टेटस मीटिंग को अगर हाईकोर्ट रिकमेंड कर रहा, तो कुकी और नागा क्यों अपोज कर रहा? पहला रीजन जो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो ज्यादा प्रॉस्परस है। उनको लगता ऑलरेडी ये लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, और अगर इनको और एसटी का रिजर्वेशन मिल जाए तो हमारा जो बेनिफिट्स है और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एसटी के लिए स्पेशल कुछ एडवांटेजेस अलग है, मतलब ऑलरेडी ये प्रॉस्परस है, उनको लगता है एसटी में भी अगर आ जाएंगे तो उसमें से भी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ज्यादा रिजर्वेशन होगा। बराबर है? एक ये। सेकेंड, वहां पर 60 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, आमदार वहां कितने? 60, उसमें से 40 जो है वो है मीटी के। 60 में से 40 किसके? सिर्फ मीटी के। 20 में कुकी और नागा है। उनको लगता है कि पॉलिटिकली भी रिप्रेजेंटेशन इनका ज्यादा है फिर, और एसटी स्टेटस मिल गया, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इनको कैटेगरी में लेंगे, तो उससे क्या होगा, और इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो उससे हानि किसको है? नागा और कुकी को। ये दिक्कत हो सकती है। समझ में आ रहा? ऑनलाइन आया समझ में? एसटी स्टेटस मिल गया तो अल्टीमेटली और फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेंगी उसको। हाँ, फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेंगी। फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेंगी तो इनका नुकसान होगा, और ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और ज्यादा एजुकेशन। हम लोग तो इसी रोड पे आ जाएंगे, उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो लोग अपोज कर रहे हैं। क्लियर हो गया अपोजिशन क्यों रीजन है? अब बात ये आती, मीटी क्यों बोलते कि हमारे को चाहिए, और हाईकोर्ट ने कौन से बेसिस पे दिया? हाईकोर्ट तो ऐसी हवा में देगा नहीं रिकमेंडेशन। हाईकोर्ट अगर दिया रिकमेंडेशन, यानी हाईकोर्ट वाज कन्विंस्ड दैट दे आर एलिजिबल फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। वाइस फर्स्ट मीटी का स्टैंड ये है, 1948 में जब हम इंडिया से जुड़े, उसके पहले से हमारे को गवर्नमेंट ट्राइबल कंसीडर करती है।
क्या कंसिडर करती मीटीज को? ट्राइबल्स। ऐसा क्या हो गया कि भाई हम जब से इंटीग्रेट हो गए हम ट्राइबल्स ही नहीं रहे? किसका बोलना है? मीटीज का। जब हमारे को पहले तुम ट्राइब कंसिडर कर सकते हो, हम आज भी हम ट्राइब है। हम सिर्फ हिंदू में कन्वर्ट हुए, वो हिंदू उन्होंने रिलीजन अडॉप्ट किए, हिंदू अडॉप्ट किए बोले इसलिए आपने हमारे को ट्राइब से हटा दिया, तो ये इनजस्टिस है, ऐसा मीटीज का बोले। समझ में आया? इसलिए इस ग्राउंड पे उन्होंने बोला कि हमारे को शेड्यूल ट्राइब चाहिए, क्योंकि हम पहले 1948 के पहले हमारे को वी वर कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। पहला हिस्सा। दूसरा, मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट जो दिया उसमें ये बोला मीटीज को ओबीसी कैटेगरी, मीटीज को ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसको ओबीसी मिल गया। मीटीज को ये लगा कि भाई हम ओबीसी नहीं, हम एसटी हैं, हम ओबीसी नहीं है, हम अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं, हम शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासेस है, हमारे को वो चाहिए। उसके लिए उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में 2012 में केस डाला था, 2012 में, यहां से 11 साल पहले। और 2012 से जब डाला था, जब से उन्होंने पेंडिंग चल रहा था केस। और अब चलो मान के चलो दिल बड़ा भी कर ले मीटी, मीटी कम्युनिटी दिल बड़ा कर ली, उसको बोला सभी ने बड़े भाई जैसा बोले अपना दिल बड़ा करो, जैसा छोटा भाई रहता कुछ ज्यादा भी मंगले अपना, ठीक है यार तू बड़ा है, घर वाले बोलते ना बड़ा है तू, बड़ा दिल रख, वैसे उसको बोले तू बड़ा दिल रख, मीटी को बोले तू जनरल कैटेगरी में ही रहे। मीटी कम्युनिटी ने बताया ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स क्या आती बोले? प्रॉब्लम्स ये आती कि ट्राइबल एरियाज में, हिली एरियाज में नॉन एसटी ट्राइबल्स वहां पर लैंड परचेस नहीं कर सकते, जबकि जो हिली एरियाज के जो ट्राइबल्स है वो प्लेन एरियाज में लैंड परचेस कर सकते हैं। मतलब ये बोले कि हम लैंड नहीं परचेस कर रहे, वो हमारा लैंड परचेस कर सकते, तो ये हमारे साथ में इंजस्टिस नहीं है क्या बोले? मतलब वी कैन नॉट परचेस लैंड इन ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज, बट दे कैन परचेस लैंड इन प्लेन्स इन अवर एरियाज, मतलब इम्फाल वगैरह में, तो इट इज अगेंस्ट अवर इंटरेस्ट। और दूसरी बात यह आती, एक और इशू ये है, म्यांमार में कू हुआ था। कू यानी ये होता कि अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पर मिलिट्री वही देश की उसने टेक ओवर कर ली, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा दिया और खुद जाके बढ़ गई, उसको बोलते कू। पी साइलेंट है, COUP, कूप रहता, बट पी साइलेंट रहता, कू बोलते उसको। समझ में? मिलिट्री जब गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है, ऐसा पाकिस्तान में यूजुअली होता। पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द टाइम वहां कू रहा है, मुशर्रफ वगैरह ये सब जो पार्ट थे अल्टीमेटली कू में सब कन्वर्ट हो गए थे। समझ में आया? तो मिलिट्री जनता ने जब मिलिट्री जनता ने जब यहाँ पर टेक ओवर किया था, कहाँ पे? म्यांमार में। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वो कुकी को कंसिडर करते क्या म्यांमार का पार्ट? नहीं करते। तो उन्होंने क्रैकडाउन काय पे चालू कर दिया, मतलब भगाना किसको चालू करा? कुकीज को। अब भाग के कहा जाएंगे? म्यांमार में, वहां से मणिपुर में, वही उनका एरिया है, तो वहां से वहां पोरस बॉर्डर से वो म्यांमार से मणिपुर में एंट्री मार रहा है। मणिपुर में एंट्री मार रहा है तो उनका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा? बढ़ रहा और बढ़ रहा। मीटिस को ये डाउट है कि भाई स्लोली हम आउट नंबर हो जाएंगे उनसे। आउट नंबर है ने हमारा प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, इनका ज्यादा हो जाएगा, और ऊपर से इनको एसटी का स्टेटस भी है, जमीन पे जमीन खरीद रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि हमारे को यहां से भागना पड़े। अब मीटी क्या बोल रही, इसलिए मीटी कम्युनिटी का बोलना ये एनआरसी करो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी क्या है? एनआरसी गवर्नमेंट ने बीच में लाया था इनिशिएटिव, लेकिन उसको बहुत अपोज हुआ था। एनआरसी यानी ये है कि उसमें कौन से इंडिया के सिटीजन से उसमें आइडेंटिफाई होते हैं, कौन से इंडिया के, उसके कुछ क्राइटेरिया है। जैसे बांग्लादेश वॉर के बाद का पहले कौन है, बाद में कौन है, 2005 के बाद में कौन है, उसके कुछ क्राइटेरिया दिए। उस क्राइटेरिया में जो बट्टा वो इंडिया का सिटीजन है, और जो सिटीजन नहीं है उसको यहां से बाहर। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी।
अब वो एनआरसी कंडक्ट करो, कौन कौन डिमांड कर रहा है? मीडिया। वो क्यों कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लक्स हो रहा है किसका? कुकीज का। कहां से? म्यांमार से। वो बोलते कि भाई असली रियल सिटीजन्स कौन है वो आइडेंटिफाई करो। और ये भी चीज एक है, ये जो मीठी डिमांड कर रहा एनआरसी, इसीलिए भी कुकी और नागा ने हाथ मिला लिए। उनको लगा, क्योंकि उनको अंदर से मालूम है कि अपन इधर उधर से भाग के आए यहाँ से, अगर एनआरसी हो गया तो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, क्योंकि उनमें से कई प्रोपोर्शन के लोगों को हटना पड़ेगा वहां से। समझ में आया? इसीलिए भी वो मीठी से मन में उन्होंने नाराजगी रख ली है, दुश्मनी कर ली है। ये भी एक एक्ट है साहब, वो तो ही एसटी स्टेटस मिल गया, और साथ में ये जो मीठी एनआरसी डिमांड कर रही वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, ये डिमांड क्यों कर रहा। अभी कुकी नागा क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट लैंड जो है वहां पर वो लोग प्रोटेस्ट भी इंटेंसिफाई करा रहे हैं लैंड एनक्रोचर्स में। ये लोग क्या कर रही, गवर्नमेंट का भी मुद्दा क्या है कि जो लैंड एनक्रोचर्स है, फॉरेस्ट एनक्रोच जिसने किया है उनको सबको हटाओ। और एक किस्सा बताता आपको, जो वहाँ से कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि जो इन्फ्लक्स जब से हुआ हुआ है, जब से मतलब वहाँ पर म्यांमार में कू हुआ हुआ है, मिलिट्री ने टेक ओवर करी, वहाँ से क्या हुआ है कुकीज इधर आना चालू हो गए। तो इधर आके ऐसा देखा गया कई हिली एरिया जो फॉरेस्ट है वहाँ पर उन्होंने एक विलेज स्टैब्लिश कर लिया, पूरा विलेज स्टैब्लिश कर लिया पूरा खुद का। और अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले मणिपुर गवर्नमेंट ने पूरा विलेज क्लियर करी, पूरा विलेज क्लियर करी। तो ये भी नाराजगी इसलिए किसको है? कुकीज और नागास को।